नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का टॉपिक स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में और हमने इसमें जाना था अंतरिक्ष के बारे में और अंतरिक्ष किसे कहते हैं उसका अध्ययन किया था। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें, कुछ की पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे लैंडर और रोवर, स्पेस ऑर्बिटर किसे कहते हैं, स्पेस शटल क्या होता है, इसके बारे में बात करी थी। आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ इनका क्रियान्वयन है, उसके बारे में देखते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ से एक बार प्रश्न आ चुका है कि क्षेत्रीय कार्यालय के नाम देके पूछा है कि ये कहाँ पर है। तो संभावना है कि मिलान वाले क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा कार्यालय कहाँ पर काम कर रहा है। तो इसको समझने का एक तरीका रहेगा, क्योंकि भारत में लगभग इसके 23 कार्यालय हैं और 23 कार्यालयों का याद करने का जो सबसे सही तरीका है वो मैप के आधार पर है। जैसे सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पे देहरादून में है, फिर दिल्ली में, उसके साथ चंडीगढ़, फिर लखनऊ में है, उसी तरह फिर राजस्थान में 4 जगह पे है, जोधपुर, माउंट आबू, उदयपुर। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। फिर अहमदाबाद, फिर भोपाल, फिर नीचे आएंगे तो मुंबई में है, फिर नागपुर, फिर बेंगलुरु में। तो इस तरह इन कार्यालयों को अपन को देखना है। तो इन सबको एक मैप से अपन देखेंगे कि कौन कौन से इसरो के सेंटर है। तो जो सबसे ऊपर वाला है वहाँ से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे भारत के नक्शे में हम नीचे आएंगे। तो सबसे ऊपर जो है देहरादून है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो एक तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और दूसरा है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 2 सेंटर है देहरादून में, उत्तराखंड में। उसके साथ चंडीगढ़, पंजाब की बात करें तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी है, SCL, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, ये है चंडीगढ़ में सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। तो देहरादून में हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और चंडीगढ़ में हो गया सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। उसके बाद राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में 3 हैं, एक तो जोधपुर में, एक उदयपुर में है, एक माउंट आबू में। जो जोधपुर में है वो वेस्टर्न RRSC। RRSC का क्या मतलब है कि रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, तो इसका मतलब हो जाएगा पश्चिमी रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हिंदी में क्या बोलेंगे? वेस्टर्न रिमोट रीजनल सेंसिंग सेंटर, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वेस्टर्न। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है जोधपुर में, राजस्थान में। उसके बाद उदयपुर में है सोलर ऑब्जर्वेटरी। उदयपुर में क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी। माउंट आबू में है इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। तो राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान के तो एटलीस्ट हमको ध्यान होने ही चाहिए कि जोधपुर, जो राजस्थान में जोधपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे है पश्चिमी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, या फिर अंग्रेजी में पढ़ें तो रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। RRSC का क्या मतलब हुआ? रीजनल, और दूसरे R का मतलब रिमोट सेंसिंग, C का मतलब सेंटर। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। और सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? उदयपुर में। उसके बाद अहमदाबाद में आते हैं, गुजरात में। तो यहाँ पे SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL। उसके बाद नीचे आओ तो
महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाता है जिसमें नागपुर और मुंबई में 2 सेंटर है। तो नागपुर में सेंट्रल आरआरएससी की फुल फॉर्म हमने देखी, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इस सेंट्रल वाला है मध्य, मतलब मध्य क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। तो वेस्टर्न सुदूर पश्चिमी सुदूर संवेदन केंद्र तो उदयपुर में है और मध्य है नागपुर में। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में इसरो की लाइजन ऑफिस है। उसके बाद बेंगलुरु महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जैसे स्पेस कमीशन यही है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन यही है। अच्छा, अंतरिक्ष जो कॉरपोरेशन है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, तो अंतरिक्ष जो कॉरपोरेशन है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है, मतलब वाणिज्यिक गतिविधियां करता है। वाणिज्यिक गतिविधियों का काम कौन करता है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। और इसके साथ ही बेंगलुरु में एक सेंटर की स्थापना करी थी 2019 में, उसका नाम है NSIL। NSIL का मतलब है न्यू स्पेस, I से इंडिया, L से लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना करी कब? 2019 में। और 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना करी कहाँ पे? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था वाणिज्यिक गतिविधियाँ। वाणिज्यिक गतिविधि का क्या मतलब है? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? वाणिज्यिक गतिविधियों का मतलब है कि इसरो ने मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी निजाद की, तो इसका अगर मार्केट में बेचना हो, खरीदना हो, विदेशी मार्केट में इसको बेचना हो, तो वो सब वाणिज्यिक गतिविधियां जिससे रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का, वो सब कौन देखेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और साथ में अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भी इसी की तरह कार्य करता है। उसके साथ हमें पता है कि यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पे है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यहीं पर है, इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ठीक है। और उसके साथ सदर्न RRSC हमने यहाँ पे देखा था, पश्चिमी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। उसके बाद अपन ने देखा नागपुर में मध्य क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, और दक्षिणी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है बेंगलुरु में। तो दक्षिणी का केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। दक्षिणी सुदूर संवेदन केंद्र है बेंगलुरु में। तो सारे एक तरह से याद नहीं करने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो जाएंगे रिमोट सेंसिंग सेंटर, सुदूर संवेदन केंद्र। तो पश्चिमी यहाँ हो गया, मध्य नागपुर में हो गया, दक्षिणी हो गया कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना। उसके साथ अगर नीचे आएंगे तो नीचे कर्नाटका में एक जगह है हसन। तो हसन में MCF है, MCF का मतलब है मास्टर कंट्रोल F से फैसिलिटी। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का सेंटर है हासन में। उसके बाद कर्नाटक में एक और सेंटर है बेलालू में, और बेलालू में इसका नाम है IDSN। IDSN की फुल फॉर्म है इंडियन, D से डीप, S से स्पेस और N से नेटवर्क। IDSN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। तो IDSN का जो कार्यालय है वो है बेलालू में, कर्नाटका। उसके साथ अलुवा केरला में है अमोनियम परक्लोरेट एक्सपेरिमेंटल प्लांट, अमोनियम परक्लोरेट एक्सपेरिमेंटल प्लांट। उसके साथ ही तिरुवनंतपुरम केरला में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इस तरह से इन सबको याद करना। तो जो जैसे मान लो यहाँ पर देहरादून में अपन को एक याद करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। चंडीगढ़ में एक याद करना है, राजस्थान के तीनों याद करने हैं,
अहमदाबाद में अपन को एक याद करना है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। नागपुर में सेंट्रल वाला है, सेंट्रल सुदूर संवेदन केंद्र। मुंबई में इसरो लाइजन ऑफिस है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है, और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है। ये 3 याद करने हैं। हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, और हासन के साथ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल में भी है। भोपाल में मध्य प्रदेश में भी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। उसके साथ ये बेलालू कर्नाटका में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, और अलुवा में जो है अमोनियम परक्लोरेट एक्सपेरिमेंटल प्लांट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम केरला। उसके बाद तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ ऊपर चलेंगे तो ऊपर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 2 सेंटर है, एक तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, एक नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, पश्चिमी सुदूर संवेदन केंद्र उदयपुर में, मध्य सुदूर संवेदन केंद्र नागपुर में, और दक्षिणी सुदूर संवेदन केंद्र बेंगलुरु में। इस तरह इनको ध्यान रखना। और पूर्व का कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में पूर्वी सुदूर संवेदन केंद्र ईस्टर्न RRSC। इस तरह इसको ध्यान रखना। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं शिलोंग में। शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि शिलोंग आ जाता है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, तो पहला अक्षर है नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है शिलोंग मेघालय में। उसके बाद लखनऊ में एक ग्राउंड स्टेशन है इसरो का, और उसके बाद नई दिल्ली में इसरो का ब्रांच ऑफिस है। तो ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल 23 इसरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इनको कैसे याद करना है? इसका या तो प्रिंट ले लो या फिर अपने रूम में लगा लो। तो ये याद करना ही करना है। मुझे भी याद करना पड़ेगा। मेरे पास मैप है तो मैंने इसमें देख के बोल दिया, मुझे भी पूरे याद नहीं है। तो जैसे राजस्थान के याद कर लो, और सभी के जो इम्पोर्टेंट है 1 1 2 2 जो न्यूज़ में रहते हैं वो याद करना। तो ये इसरो के कुछ सेंटर हो गए, लगभग 23 सेंटर है। और लास्ट की क्लास में हमने ऑर्बिटर और लैंडर के बारे में जाना था। अब हेडिंग लगाओ अगली जो हेडिंग रहेगी वो इवेंट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। इवेंट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब अंतरिक्ष अन्वेषण घटनाएं, कि किस तरह से अंतरिक्ष की घटनाएं धीरे धीरे चालू हुई, कौन कौन सी कंपनियों ने सबसे पहले काम करना चालू किया, कौन सा देश की अग्रणी भूमिका रही, वो सब इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो यूएसए की जो एजेंसी है नासा, तो नासा ने सबसे पहले सर्वप्रथम एक रॉकेट में अंतरिक्ष में मक्खियों को भेजा, फ्लाइज को भेजा। कब? 1947 में। और आपको ध्यान है कि 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था। तो जब भारत की आज़ादी हो रही है तब अंतरिक्ष में इतना आगे जो है यूएसए पहले से ही था। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो विदेशी शक्तियां हैं, क्योंकि विकसित देशों की श्रेणी में आता है अमेरिका, तो विकसित देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है कि जब भारत के पास नेविगेशन सिस्टम कुछ था ही नहीं तब वो अंतरिक्ष में जा चुके थे। तो 1947 में यूएसए ने सबसे पहले एक रॉकेट में, उस रॉकेट का नाम है V2 रॉकेट, तो V2 रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में मक्खियों को भेजा। उसके बाद अब क्या होता था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बीच बाद कोल्ड वार चलता रहता था। कोल्ड वार का क्या मतलब होता है कि ऐसा वार जो केवल बातों से होता है कि कौन किससे बेहतर है, एक दूसरे की होड़ लगी है कि मैं बेहतर हूँ मैं बेहतर हूँ। तो रशिया यानी रूस
उस टाइम सोवियत रूस हुआ करता था, तो सोवियत रूस और यूएसए के बीच में ये कोल्ड वार चलता रहता था। तो इसके 10 साल बाद 1947 के 10 साल बाद 1957 में रूस ने अपना प्रथम मानव निर्मित उपग्रह जिसका नाम क्या था, स्पुतनिक 1 भेजा। तो यूएसए ने पहले मक्खियों को भेजा, उसके बाद कोल्ड वार कि मैं बड़ा हूँ, इस चक्कर में रूस ने भी अपनी प्रौद्योगिकी का विकास किया और स्पुतनिक 1 पहला मानव निर्मित उपग्रह। प्रश्न आता है कि पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक 1। इसको कहाँ भेजा, अंतरिक्ष में भेजा और पृथ्वी की कक्षा में या ऑर्बिट में स्थापित किया। उसके बाद अच्छा, उपग्रह का मतलब तो पता ही है कि उपग्रह क्या होता है कि किसी ग्रह के आसपास जो चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। और जो भारत का प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। भारत का क्या, पूरे वर्ल्ड का जो धरती है उसका प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, क्योंकि वो प्रकृति की देन है। जो हम खुद बना के भेजते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। और उसी साल 1957 में जो सोवियत रूस ने उसने स्पुतनिक 2 भी भेजा। स्पुतनिक 1 तो भेज ही चुका था, उसके बाद स्पुतनिक 2 भी भेजा और उसमें उसने एक कुतिया को भेजा। किसको भेजा, कुतिया को, जिसका नाम था लाइका। क्या नाम था, लाइका। तो 1947 में यूएसए और 1957 में सोवियत रूस। उसके बाद 1961 में फिर से सोवियत रूस ने पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा। और किसको भेजा, यूरी गागरिन को। किसको भेजा, यूरी गागरिन। कब, 1961 में। तो पहला प्रश्न क्या आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य कौन था, यूरी गागरिन था, पहले अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। तो कब की बात है, 1961 की बात। तो इन बातों को पहले लिख लेते हैं कि 1947 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो अंतरिक्ष अन्वेषण की घटनाएं उनको क्रम से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो इतिहास है उसको पढ़ लेते हैं कि पहली बात आती है 1947 की, 1947 की। और 1947 में यूएसए की ओर से नासा, जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है, ने सर्वप्रथम V2 रॉकेट, कौन सा रॉकेट है, V2 रॉकेट, V2 रॉकेट की सहायता से पहली बार अंतरिक्ष में या फिर स्पेस में मक्खियों को, फ्लाइज को, मक्खियों को भेजा। साउथ में एक मूवी है मक्खी, साउथ की काफ़ी अच्छी मूवी। तो 1947 में यूएसए की ओर से नासा ने सर्वप्रथम V2 रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में क्या भेजा, मक्खियों को भेजा। अब उसके बाद किसने कारनामा किया, 1957 में सोवियत रूस ने क्या किया, सोवियत रूस ने क्या किया, इसने प्रथम मानव निर्मित उपग्रह क्या नाम है, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। और इसी सन सोवियत रूस ने फिर से क्या काम किया कि स्पुतनिक 2 में एक कुतिया, इस कुतिया का क्या नाम आता है, लाइका। क्या नाम है, लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में
भेजा। उसके बाद आगे चलते हैं 1961 में, और 1961 में फिर से किसने कमाल कर दिखाया? सोवियत रूस ने। सोवियत रूस। और सोवियत रूस ने क्या कमाल करके दिखाया कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा पहली बार मनुष्य को स्पेस में भेजा। क्या नाम था उसका? ब्रैकेट में लिख लो, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन। उसके बाद 1965 की बात है। 1965 में एलेस्की लियानोव सोवियत रूस है, उसकी ओर से अंतरिक्ष में गए और पहली बार इन्होंने स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक का क्या मतलब होता है कि जो अपना इनका स्पेस शटल था उससे ये उतरे, जो इनका स्पेस क्राफ्ट था जिससे ये उतरे, और उससे उतर के इन्होंने स्पेस में वॉक करी। अब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल तो इतना होता नहीं है, तो थोड़ी देर ये स्पेस में रहे और वापस स्पेस क्राफ्ट में आकर बैठ गए। तो कब की बात है? 1965 की। तो 1965। क्या नाम है? एलेक्सी लियानोव। एलेक्सी लियानोव। एलेक्सी लियानोव सोवियत रूस की ओर से, सोवियत रूस की ओर से भेजे गए प्रथम मनुष्य जो अपने स्पेस क्राफ्ट, मैंने स्पेस शटल बोल दिया था पहले, स्पेस शटल नहीं, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस शटल तो क्या है 1981 से चालू हुआ था, जब यूएसए ने 1981 में स्पेस शटल चलाया था और उसका यूज़ यूएसए ही करता था। तो याद रखना है स्पेस क्राफ्ट है ना कि स्पेस शटल। तो प्रथम मनुष्य जो अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर स्पेस वॉक यानी चलना, स्पेस वॉक की किसने की? एलेक्सी लियानोव ने। तो यहाँ पे रशिया ने बहुत सारे कारनामे कर दिए। स्पुतनिक 1 भेज दिया, स्पुतनिक 2 में एक मादा कुतिया को भेजा, उसके बाद रूस ने फिर से एक मनुष्य को भेजा, उसके बाद रूस ने ही एक और मिशन किया जिसमें उनके ही आदमी ने स्पेस वॉक की। तो अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था? तो अमेरिका ने भी क्या किया 1969 में अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजा। तो 1969 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की ओर से अपोलो 11 में ये वो अंतरिक्ष यान है जिसमें ये बैठ के गए थे। तो अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर भेजे गए। कब भेजे गए? 1969 में। अब देखो 1969 में भारत में इसरो की स्थापना हो रही है, क्योंकि भारत 1947 में तो आज़ादी हुआ है, और 1969 में जब भारत में भूखमरी जैसी स्थिति थी, तब क्या है कि हमारे यहाँ पे
इसरो की स्थापना हुई है। और हालांकि हमने बहुत अच्छा कर दिखाया है, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो पहली बार में सफल हुए हैं, जबकि जो रूस हैं या यूएसए, इन्होंने 12-12, 13-13 बार परीक्षण किया तब जाके ये सफल हुए हैं। तो यूएसए की ओर से अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर भेजे गए। अब इन तीनों के नाम अपन को ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रश्न आता है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा आदमी था बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन। एक नाम मैंने बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा बज एल्ड्रिन। और जो तीसरा व्यक्ति था वो था माइकल कॉलिंस, माइकल कॉलिंस। तो अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे। कितने अंतरिक्ष यात्री गए? 3। एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक बज एल्ड्रिन और एक माइकल कॉलिंस। अब इनमें याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दोनों चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। हालांकि जो पहला बार उतरने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके पीछे उतरने वाला बज एल्ड्रिन था, दोनों साथ ही गए थे। और उनका जो सहयात्री था माइकल कॉलिंस, ये चंद्रमा की कक्षा में गति कर रहा था, चंद्रमा की कक्षा में गति कर रहे थे। क्योंकि जैसे हमने बात करी कि जैसे ये चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा के आसपास एक कक्षा होगी, क्योंकि बाहर से कोई आएगा तो पहले कक्षा में आएगा और वहाँ पे घूमता रहेगा। और बाकी 2 लोग नीचे गए, नीचे उतरे। अब तीसरा यहाँ रहना भी चाहिए, क्योंकि जब इनको वापस लेना होगा तो ये कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर कक्षा में कोई आदमी रहना भी चाहिए। तो यूएसए की ओर से अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर भेजे गए। जो पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा था बज एल्ड्रिन, दोनों ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कौन व्यक्ति थे, तो याद रखना बज एल्ड्रिन नाम का व्यक्ति था। और माइकल कॉलिंस जो है वो चंद्रमा की कक्षा में गति कर रहे थे। कब की बात है? 1969 की। और 1969 में ही क्या हुआ, भारत में जो है इसरो की स्थापना हुई। तो वो चीज़ भी यहाँ पर लिख लेते हैं। कब की बात है? 1969 या 1969 की 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी? स्थापना करी। और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और अभी इसके हेड कौन है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो के सिवान नहीं है अभी, तो अभी इसके जो हेड है उनका नाम आपको खुद से लिखना है। तो 1969 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई, जब यूएसए ने कब है? अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री भेज चुका था। अब यूएसए ने कमाल कर दिया कि चंद्रमा पर 3 लोग उतार दिए, तो रशिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो रशिया ने जो है एक स्पेस स्टेशन की स्थापना की 1971 में। कब? 1971। 1971 में क्या की रशिया ने? सोवियत रूस ने प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन, सोवियत रूस ने प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन LEO में भेजा।
अब यहाँ पर बात आती है कि LEO क्या है। तो LEO है लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट या फिर निम्न भूकक्षा। निम्न भूकक्षा मतलब पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है जहाँ पर हम उपग्रहों को स्थापित करते हैं, जहाँ पर स्पेस स्टेशन होते हैं, तो उसको निम्न अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। हालांकि कक्षाओं की बात हम करेंगे कि कौन कौन सी कक्षाएं हैं और सारी कक्षाओं का डिटेल याद रखेंगे, पर अभी केवल हम वो प्रोग्राम देख रहे हैं जो तब से लेकर शुरू से लेकर अभी तक हुए हैं। तो 1971 में सोवियत रूस ने प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया। तो प्रश्न आता है कि पहला स्पेस स्टेशन किसने स्थापित किया। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि सोवियत रूस ने किया। उसके बाद अगला जो प्रोग्राम था 1971 के बाद 1975 का था, और 1975 में सर्वप्रथम मंगल पर सोवियत रूस ने स्पेस प्रोब भेजा। तो सोवियत रूस ने 1975 में सोवियत रूस ने मंगल पर, कहाँ पर, मंगल पर, क्योंकि जब चंद्रमा पे कौन जा चुका है, USA जा चुका है, तो उससे कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो उससे बड़ा करके जो मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोल्ड वार हो रहा है, कोल्ड वार का मतलब मैं बेहतर हूँ तो अपनी बेहतरी को साबित करने के लिए सोवियत रूस ने मंगल पर मिशन भेजा। और मंगल पर कब, सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब, प्रोब क्या होता है कि कहीं पर अध्ययन करने के लिए स्पेशल टाइप की डिवाइस भेजी जाती है, और अंतरिक्ष में गई है इसलिए इसको स्पेस बोल दिया। और प्रोब का क्या मतलब, जो वहाँ पर अध्ययन करेगा। तो ऐसी डिवाइस जो वहाँ पर अध्ययन करेगी उसको बोला प्रोब। तो स्पेस प्रोब भेजा गया, ठीक है। तो इसने अब ये कहाँ पर गया, मंगल पर गया। तो मंगल पर गया, तो मंगल पर सर्वप्रथम स्पेस प्रोब भेजा तो इसने वहाँ पर जो वहाँ के डाटा हमको भेजे। तो 1975 की बात ये आती है। अब 1975 के बाद 1981 में हमने पता है कि 1981 से 2011 तक स्पेस शटल प्रोग्राम चला USA का। उसके बाद 1990 में विश्व की सबसे पहली सोलर वेधशाला मतलब सोलर ऑब्जर्वेटरी, वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित की गई। इसका मतलब ये है कि जैसे हम, ये पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा सौरमंडल है, ऊपर यहाँ पे तारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर अपन टेलीस्कोप यहाँ लगाते हैं और इनको देखते हैं तो वो इतना किफ़ायती नहीं रहता। किफ़ायती मतलब वहाँ से इतनी जानकारी अपन को नहीं मिल सकती। पर अगर अपन इसी टेलीस्कोप को धरती की अंतरिक्ष में ही स्थापित कर दें, धरती के अंतरिक्ष में स्थापित कर, तो इनके पास आ जाएगा और यहाँ से बेहतर तस्वीरें इनकी ले पाएगा। तो इसी टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं, सौर वेधशाला या फिर टेलीस्कोप भी इसको बोल सकते हैं। और इसका नाम था हब्बल टेलीस्कोप। क्या नाम था, हब्बल टेलीस्कोप। तो 1975 के बाद 1981 में लिखेंगे कि स्पेस शटल प्रोग्राम, और 1990 में लिखेंगे कि सौर वेधशाला स्थापित की। तो लिख लेते हैं दोनों पॉइंट को। 1975 के बाद 1981 में 1981 में नासा का स्पेस शटल कार्यक्रम प्रारंभ। स्पेस शटल के बारे में पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि स्पेस शटल क्या होता है, और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो स्पेस शटल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1981 में, और 1981 के बाद 1990 में विश्व की सबसे पहली सौर वेधशाला, विश्व की सबसे पहली सौर वेधशाला
या फिर इसको टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं, टेलीस्कोप, या फिर इसका जो नाम है वो है हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप। कक्षा में स्थापित, कक्षा में स्थापित, कौन सी कक्षा में? ज़्यादातर चीज़ें जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, जो जिनको पास से अध्ययन करना है, धरती का भी अध्ययन करना है और धरती के पास भी रहना है, स्पेस स्टेशन हो गए, ये सब एलईओ में ही होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये टेलीस्कोप जो हब्बल टेलीस्कोप है ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो 1990 के बाद अगला महत्वपूर्ण अन्वेषण प्रोग्राम आता है 2000 का। 2000 में आईएसएस की स्थापना, आईएसएस को स्थापित किया गया, आईएसएस को स्थापित किया। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 2000 में स्थापित किया गया। उसके बाद अगला कार्यक्रम आता है 2008 का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और 2008 में भारत भी इस क्षेत्र में कूद चुका था। कौन से क्षेत्र में? कि भारत का जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा गया 2008 में, भारत का चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड कब भेजा? 2019 में, जिसकी अपने बात करी चंद्रयान 2 जीएसएलवी मार्क 3 से भेजा गया, वो भी लिखेंगे। जीएसएलवी का क्या मतलब होता है वो भी हम बात करेंगे। पहले इसकी हायरार्की सन के हिसाब से देखो कि कौन सा कब क्या हुआ था। उसके बाद 2013 में मंगलयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया। मंगलयान पिक्चर देखी आप लोगों ने? अगर मंगलयान पिक्चर देखी हो तो उन्होंने क्या एक स्पेशल तरीके से, क्योंकि हमारा जो क्या होता है, किसी भी जैसे मान लो ये अर्थ है, अब यहाँ से किसी को मंगल ग्रह पे भेजना है तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना है पहले तो, उसके बाद वो आगे ट्रेवल करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से कोई ऐसा होना चाहिए कि जो इसको धक्का दे, तो उसको बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एसएलवी, जो सैटेलाइट को या उपग्रह को लॉन्च करता है। तो इसकी जो क्षमता होती है उस सबकी क्षमता अलग अलग होती है, पर भारत ने प्रयोग किया था पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी। तो जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ा तो ये जैसे ही हमारे वायुमंडल से बाहर निकला, इसको इसका जो इग्निशन होता है, इसका इग्निशन चैम्बर होता है, इसको कई पार्ट में बनाया जाता है। तो जैसे 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 इसका इग्निशन, इसका ये फ्यूल ख़त्म हो गया है, इसके जो ईंधन है वो ख़त्म हो गया, तो इसको ये पार्ट हट जाता है, फिर ये हट जाता है, फिर लास्ट में क्या है, एक छोटा सा ही पार्ट बचता है जिसके नीचे आग दिखती है, वो ईंधन जलता रहता है। तो इग्निशन चैम्बर भी इसमें 2-3 होते हैं, उसके हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो इनका इग्निशन क्या है, बंद कर देते थे, और बंद करके क्योंकि ये हमारे जो धरती है इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला गया, तो बंद करने के बाद ये अपने आप ही घूमता था। फिर जब घूम के वापस इसी जगह आता था तो इसको वापस ईंधन जला देते, तो वापस और आगे जाता था, फिर इसको छोड़ देते थे, कुछ दूरी तक अपने आप ही जा रहा था, फिर उसके बाद फिर से धक्का देते थे। तो इसी तरह ये खूब देर में मंगल पर पहुंच गया था। तो उसी के ऊपर, उसी कंसेप्ट के बेस पर मंगलयान पिक्चर बनाई है, और बहुत अच्छी पिक्चर है, एक बार देखना जरूर, अक्षय कुमार की मूवी है। तो वो मंगलयान जो वो कंसेप्ट है वो सच में अपनाया गया था कि मंगलयान जो हमारे पास था वो इतनी ज़्यादा फ्यूल, इसकी कैपेसिटी नहीं थी कि एक बारी में ही ये इसको ले जा सके। हालांकि यूएसए ने उसके बाद एक मिशन भेजा था और वो हमसे पहले पहुंच गया था, पर हमारे पास क्या है, हमने तकनीकी का प्रयोग किया,
इसके हम फ्यूल को बंद कर देते थे, इंजन को बंद कर देते थे, कुछ दूरी तक ये अपने आप जाता था और उसके बाद फिर इसको जलाते थे, फिर वो आगे निकलता था। तो 2013 में कौन सा मिशन भेजा गया? मंगलयान मिशन भेजा गया। तो ये कुछ मिशन है जिनकी हम बात की। इसको हम बोलते हैं मंगलयान मिशन को मोम मिशन, मोम, या फिर मास ऑर्बिटर मिशन, मोम मिशन या फिर मास ऑर्बिटर मिशन। उसके बाद और भी कार्यक्रम है, जैसे 2015 में इसरो द्वारा पहली जो इसका जो टेलीस्कोप है ये भेजा जिसका नाम एस्ट्रोसेट था। 2019 का मंगलयान मिशन हो गया और 2020 में स्पेस एक्स के कुछ मिशन है। उसके बाद अपन ने कुछ बात करी थी कि जैसे इंस्पिरेशन 4 है, वर्जिन गैलेक्टिक मिशन है, तो वो सब भी अपन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और बाकी 2-4 मिशन है वो लिख के उसके बाद आगे की जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चल रहा है वो सब अपन देखेंगे। और साथ में इसको और भी चीज़ें हैं, जैसे अंतरिक्ष में जो कौन कौन सी कक्षाओं में कौन कौन से सैटेलाइट उपग्रह रखे जाते हैं वो भी हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।